हेलो। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, राइट, तो पूरे ऑब्जेक्ट का मोशन हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बट उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। और उसी सेंटर ऑफ मास पर फोकस करते हुए उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम और एक्सटर्नल फोर्स जो भी उस पर एक्ट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट एज ए होल, लेट से ये मार्कर है, अगर ये मार्कर मूव कर रहा है ना, तो हम ना तो इधर कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट का मोमेंटम कितना है या इस पॉइंट का फोर्स कितना है, ना ही हम रैंडमली किसी भी पॉइंट पर ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के कैलकुलेशंस करेंगे। रेदर हम इसका सेंटर ऑफ मास, राइट, ये सिलिंड्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं पर बीच में होगा। तो इस पोजीशन पे, राइट, कितना फोर्स लग रहा है, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो समझने के लिए लेट से ये एक हैमर है और उस हैमर का एक्शन हम समझते हैं। तो ये हैमर का मोशन अगर नोट करोगे, इसको फेंकोगे तुम, तो ये कुछ ऐसे ही जाएगी फॉर श्योर। ये ऐसी सीधी की सीधी जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। सो इस हैमर का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली है कहां पर? तो यहां पर कहीं पर उस हैमर का सेंटर ऑफ मास है। अब वो सेंटर ऑफ मास को नोट करो। जैसे ही हैमर को फेंकता है, देखो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। सो रेदर देन कंसीडरिंग एनी पॉइंट हियर और फिर कंक्लूजन निकालोगे कि भाई ये पर्टिकुलर लोअर पॉइंट या पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है, पोजीशन इतनी है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी, उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो गलत मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढकर, या तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, उसी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से कैलकुलेशंस करोगे तो पूरे ऑब्जेक्ट का मोशन तुम्हें सही से समझ में भी आएगा, सही अंदाजा भी आएगा और कैलकुलेशंस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए सही बैठेंगे। यानी जो भी फिजिक्स एनालाइज करना चाहते हो तुम उससे रिलेटेड, वो सही मिलेगा। सो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही हम ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमें ये फॉर्मूला तो पता है कि भाई जो सेंटर ऑफ मास होगा, राइट, इट इज गिवन बाय m1r1 प्लस m2r2। सिंप्लिसिटी के लिए हम दो ही पॉइंट लेते हैं, एंड m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 इज नथिंग बट टोटल मास। ये टोटल मास में भी एक ही ऑब्जेक्ट का हो, मे भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का हो। तो m1 m2 मे बी टू मासेस फ्रॉम दिस पार्टिकल्स, मतलब ऐसे n नंबर ऑफ मासेस होंगे इस ऑब्जेक्ट के, या तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, समझ लो कंसेप्ट इक्वली एप्लीकेबल है। सो रीअरेंज करोगे तो ये मिलेगा एम आर विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। सो ये है सेंटर ऑफ मास, उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मूला। पोजीशन तो मुझे r से मिलेगी, राइट। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूं, तो अल्टीमेटली इट गेट्स रेड्यूस्ड टू the formula for velocity. So mv will be equal to m1 v1 प्लस m2 v2 और आगे भी so on. So ये इक्वेशन तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देगा। m को उस साइड शिफ्ट कर सकते हो जैसा रिक्वायर्ड हो। फर्दर आई नो दैट डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। So let me differentiate velocity with respect to
time. So here it is ma is equals to m1 a1 plus m2 a2, and this is the equation which helps in finding the acceleration of center of mass. इसी चीज को तुम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो कि this is nothing but the momentum of center of mass will be equal to momentum of individual particles. And as I said कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक ही ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, राइट, या इंडिविजुअली 2 या 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. सो कहने का मतलब है कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कलेक्ट करके ही मिलता है. सो दैट इज वाई हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही कैलकुलेशंस करेंगे और फिर वही कैलकुलेशंस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अप्लाई होंगे. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी में से हमको मोमेंटम मिला और यहां से हमको फोर्स मिल जाएगा कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स on the center of mass will be equal to force on the first particle, force on the second particle, and so on. So this is about the motion of center of mass. Next है linear momentum of system of particles. तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया कि भाई linear momentum will be given by linear momentum will be given by momentum of individual particles and their summation, right? अब सपोज मैं मोमेंटम को डिफरेंशिएट करता हूं, इसमें से ही आया कि दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज गिवन बाय मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड देयर समेशन. अब ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, dp1 बाय dt प्लस dp2 बाय dt, and rate of change of momentum we call it as force. So force experienced by the center of mass will be equal to force acting on individual particles. टोटल फोर्स जो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहा है अगर वो कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे कितना फोर्स हो रहा है, या इंडिविजुअल पार्टिकल्स ले लो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ले लो. नाउ यहां पर एक और चीज समझनी है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, तो मतलब क्या, उसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज जीरो. यहां पर ये जो फोर्स लिखा है इट इज ए एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. इंटरनल फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं. सो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो. इसको थोड़ा और इवेल्युएट करके लिखे तो मोमेंटम को सब्स्टिट्यूट कर दो मास इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ही उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, राइट? सो ये कंक्लूजन निकलते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अगर बदल नहीं रहा है, मतलब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एडिशनली ये भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ये भी सिंपल सी बात है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को मैं अगर स्पेस में फेंकूं, राइट, तो अब इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, राइट, ना कोई इंजन लगा हुआ है, कुछ भी नहीं. तो ये ऑब्जेक्ट मैंने एक बार फेंका, लेट्स से 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो वो उसी स्पीड से जाता रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. सपोज ये ऑब्जेक्ट एक रॉकेट होता, राइट, तो जब इंजन स्टार्ट करते तो इंजन स्टार्ट करने की वजह से कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट होता और तब जाके उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना होके उससे कुछ बढ़ जाएगी, या तो इंजन अगर ब्रेक्स लगा रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. That is what the meaning of linear momentum of system of particles is. ये कुछ एग्जांपल्स है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के. सबसे पहला वाला है, कंसीडर ए रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग इनटू ए न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, राइट. तो रेडियम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है. इट इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू हीलियम
एंड रेडॉन। तो अब ये जब डिसइंटीग्रेट होगा, तो डिसइंटीग्रेट तो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, किसी ने हथौड़ी मार के इसको तोड़ा नहीं है। तो अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट होके ये हीलियम, रेडॉन जो भी डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट इन दोनों का कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे रहेगा जिस लाइन में ये रेडॉन जा रहा था। फिर से एक और बार, लेट्स से रेडॉन की जगह पे कार ले लो, रेडॉन नहीं, रेडियम, रेडियम था, रेडॉन और हीलियम में डिसइंटीग्रेट हुआ। सो रेडियम की जगह पे लेट्स से कार ले लो। अब ये कार सीधी सीधी जा रही थी रोड पे, राइट, सीधी जा रही थी। अब क्या होता है, मे बी किसी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से उसका पहिया निकल जाता है, एक पहिया उसका निकल जाता है, और वो पहिया निकल के रोड के साइड में इस तरफ जाने लगता है। पर कार तो सीधी जा रही थी, अब ये पहिया निकला है इंटरनल फोर्स की वजह से, तो बाय डिफॉल्ट ये कार की डायरेक्शन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी मतलब ये कुछ ऐसे टेढ़े डायरेक्शन में जाने लगे, ऐसा। सो ओवरऑल ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, इनका सेंटर ऑफ मास यही स्ट्रेट लाइन में रहेगा। समझ में आया? सो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट दो टुकड़ों में टूटा है तो। So the forces leading to the decay are internal to the system. The external force on the system are negligible. Negligible कह दो या simplicity के लिए है ही नहीं। So the total linear momentum of the system is same before and after decay. Linear momentum conserve होगा, पहले भी उतना था, बाद में भी उतना था, और उसको conserve होने के लिए ये एक चीज रहेगी ही रहेगी कि भाई वो कंजर्व्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट दो टुकड़े होके दो डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, पर उसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली जो सीधा था वो का वही बना रहेगा, बट प्रोवाइडेड दैट के एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ये चीज ध्यान में रखना कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो कुछ चेंजेस आएंगे, बट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यही कंडीशन होगी। Some examples of the motion of center of mass, right? एक ये अर्थ मून सिस्टम है कि अर्थ और मून का मोशन कैसा है सन के आसपास। तो यहां पर भी राइट, अर्थ मून दोनों मिलके सन के आसपास गोल घूमे जा रहे हैं। अब ये दोनों भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही रहे हैं, अर्थ भी मून को खींच रहा है, मून भी अर्थ को खींच रहा है। तो एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भाई अर्थ मून को पूरी तरह खींच क्यों नहीं लेता, या अर्थ और मून टकरा क्यों नहीं जाते? तो रीजन यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास और उसका मोशन। तो अर्थ और मून का मोशन ऐसा नहीं है कि अर्थ ऐसे घूमे जा रही है और मून उसके गोल गोल घूमे जा रहा है, कुछ ऐसा कि अर्थ ऐसे जा रही है और मून ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा है कि ये अर्थ भी खुद ऐसे घूमे जा रही है, एज वेल एज मून भी जो है वो अर्थ के गोल घूम रहा है। तो जब अर्थ इधर होती है, मून इधर होता है, उनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होता है। ये डॉटेड लाइन सेंटर ऑफ मास दिखा रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अपोजिटली ही अर्थ और मून होते हैं, सो दैट वो दोनों टकरा ना जाए अंडर द कलेक्टिव इंफ्लुएंस ऑफ सन ऑन अर्थ एज वेल एज मून। फिर से एक और बार कि भाई मोशन ऑफ मून और अर्थ, तो क्वेश्चन यहां पर यही है कि मून और अर्थ क्यों टकरा नहीं जाते? वो इसीलिए क्योंकि उनका मोशन अलोंग द सेंटर ऑफ मास अपोजिट डायरेक्शन में है, और उस वजह से उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। वंस अगेन, अर्थ और मून दे मूव सच अ वे दैट दे आर ऑलवेज इन अपोजिट
पोजीशन टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ये सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट है जहां पर सन का ग्रेविटेशनल पुल लगता है। इन दोनों पे लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इज ऑलवेज हियर। और ये ग्रेविटेशनल पुल राइट ये काम करता है, ये सेंटर ऑफ मास यहां पर है मून और अर्थ का, यहां पर एक्ट करता है। और इसी पॉइंट के दोनों साइड पे अर्थ और मून है, जिस वजह से वो टकराते नहीं है। लेट्स सी दिस वीडियो। ये कुछ ऐसा है, ये देखो। सो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा यहां पर ऐसे कुछ रहेगा। यहां पर है उनका सेंटर ऑफ मास, बीच में ही रहेगा उनका सेंटर ऑफ मास। सो इस हिसाब से अर्थ और मून सन के अट्रैक्शन में है, सो दैट वो कभी टकराते नहीं है। सो अर्थ और मून कभी नहीं टकराएंगे, राइट, क्योंकि ये दोनों कलेक्टिवली सन के अट्रैक्शन में इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स कंसीडर करा जाता है, क्योंकि मून एक रूलिंग ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है, वही गवर्न कर रहा है इनके मोशन को। ये दोनों कोई इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे। इन दोनों का जो भी मोशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो जैसा कि पहला रीजन कहा कि सन इज गवर्निंग देयर मोशन, और उनके कलेक्टिव मोशन को कंसीडर करो तो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है एक दूसरे पे राइट दे विल कैंसल आउट ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अर्थ एंड मून हैज ए लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग। जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, सन के इफेक्ट में तो उनका मोशन सही है, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स आया, लेट्स से कोई हैवी मैसिव ऑब्जेक्ट पास में से गुजरता है, तो वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, वो एक एडिशनली ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा उसका, और ये मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो तब जाके मे बी कोलाइड कर जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स ये वो स्टार्स है जो एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही अर्थ और मून सिस्टम भी है। ये देखो कुछ ऐसा ही सिस्टम है। सेंटर ऑफ मास यहां पर बना रहेगा, ये पोजीशन है जहां पे सेंटर ऑफ मास बना रहेगा। सो दिस इज हाउ द बाइनरी स्टार्स मूव। दे मूव सच अ वे दैट they are always on the either side of the center of mass. They are always on the either side of center of mass, and hence the probability of their colliding is least. Once again, बाइनरी स्टार से ये सीरियस करके ऐसा बाइनरी स्टार का सिस्टम है हमारे यूनिवर्स में। तो ये दोनों ही स्टार एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। अब एक दूसरे का चक्कर लगाते लगाते ये क्यों कोलाइड नहीं कर जाते? क्योंकि इनका मोशन कुछ ऐसा है कि इनका सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करे तो सेंटर ऑफ मास जहां पर निकल के आता है तो उसको अगर स्टडी करें तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि सेंटर ऑफ मास के एक साइड में एक स्टार है और दूसरी साइड में दूसरा स्टार है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये सीरियस ए भी इस तरफ है सेंटर ऑफ मास के और सीरियस बी भी इस तरफ है सेंटर ऑफ मास के, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा मतलब कि कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इनके पास से पास होता है तो ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज दे विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड वन अनदर। सो बाइनरी स्टार्स राइट वंस अगेन अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल gravitational forces there is no change because internal gravitational forces cancel out one another. They will never collide because they are on the either side of the center of mass. So ये binary star। फिर अनदर एग्जाम्पल कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम फेंकोगे तो वो ऐसा पैराबोलिक पाथ ही डिस्क्राइब करेगा। अब इस पैराबोलिक पाथ में लेटस से वो बीच में किसी पॉइंट पे फट गया, लेट्स से हम ऐसा कहें कि भाई
एक बम फेंका था, दिवाली वाला बम, और वो किसी एक पॉइंट पी पे फट गया। तो ये सेम वो जो कार वाला एग्जाम्पल दिया था, वो हीलियम और रेडॉन वाला एग्जाम्पल दिया था कि रेडियम फटा और रेडियम ऐसे जा रहा था और फटा। तो हीलियम और रेडॉन, ये इनका मोशन उसी तरह से होगा सो दैट सेंटर ऑफ मास हमेशा सीधा ही रहे। और यहां पे क्योंकि ये इनिशियली पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा था, तो लेट्स से इसके दो टुकड़े बने, लेट्स से एक पार्टिकल P1 पार्टिकल P2, ऐसा गया ऐसा गया। तो ये दोनों टुकड़े का मोशन यानी कि उन दोनों टुकड़ों की वेलोसिटीज कुछ ऐसी ही होगी कि उसको अगर हम सेंटर ऑफ मास से कोरिलेट करें तो वो दोनों टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। वंस अगेन, एक पार्टिकल बीच हवा में एक्सप्लोड हो गया, लेट्स से दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, तो ये दोनों पार्टिकल्स का मोशन यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम कुछ ऐसे ही होंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास, ये दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास वही पुराना वाला रास्ता फॉलो करेगा। लिखा हुआ है कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फ्रेगमेंट्स बट ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे ही, ये पार्टिकल्स ऐसे थोड़े अलग होके फिर वापस ऐसा ही कुछ रास्ता फॉलो करेंगे, और ओवरऑल जो ओरिजिनल रास्ता था, ओरिजिनल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी थी, वही फॉलो होगी। सो we know that when the object of finite size is thrown with some initial velocity at an angle with the horizontal, it follows a parabolic path. The center of mass of such an object also follows the parabolic path, even if the object were to disintegrate in the midair. Disintegrate यानी explode. So एक तो एक्सप्लोजन कॉज हुआ था इंटरनल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स होता है, लेट्स से पार्टिकल इधर पहुंचने पे कुछ टकरा जाता उस पे, तो फिर टकराव की वजह से अगर वो टूटा है, टकराव यानी एक्सटर्नल फोर्स, और उसकी वजह से वो टूटा है, तो फिर ये रास्ता फॉलो नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वही रास्ता फॉलो होगा जो ओरिजिनली वो पार्टिकल फॉलो कर रहा था। एक्सटर्नल फोर्स इज द ओनली सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉम्ब इज ग्रेविटी। This force continues to act on the system after the explosion, causing the center of mass to continue its original parabolic path. अब यहाँ पे भी अगेन देखो एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही है, तो ग्रेविटी तो पहले भी एक्ट कर रही थी, ग्रेविटी बाद में भी एक्ट कर रही है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कुछ एक्सटर्नल फोर्स, अदरवाइज तो इनका जो मोशन है ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए पैराबोलिक जा रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो फिर वो सीधा 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 जाते ही जाता। सो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पहले भी था बाद में भी है, बट इन एडिशन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कोई और दूसरा फोर्स नहीं आया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल ओवर हियर। मोमेंटम जो पहले था P का, लेट्स से मोमेंटम ऑफ द P इज PP, राइट, इनिशियली, और बाद में जो पार्टिकल P1 का मोमेंटम था, तो मोमेंटम ऑफ 1 विल प्लस मोमेंटम ऑफ 2, ये इस तरह का कुछ इक्वेशन बनेगा। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। So the explosion being an internal event, conservation of the total momentum of the system. This means that sum of the momentum of all the fragments after the explosion is equal to the momentum of the bomb before it exploded. इस equation के हिसाब से, because the momentum is conserved and the explosion itself does not add any external force, does not add, है ना, external force एक gravitational force था, but और दूसरा कोई external force act नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन है कि 3 बॉडीज ABC हैविंग masses 5 kg, 10 kg, 15 kg आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। सो इससे रिलेटेड डायग्राम बनाना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि जो रेफरेंस पॉइंट है यानी जो ओरिजिन है वो ज्यादा रोल प्ले करता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ओरिजिन यहीं पर है। सो पहला वाला मास
एम ए 5 kg, एम बी 10 kg और एम सी 15 kg. ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो लेट्स से मैं इसको आई ले लेता हूं, ये जे एक्सिस और ये के एक्सिस, राइट, एक्स वाई जेड. तो एम वेलोसिटी ऑफ द ए इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, बरोबर. वेलोसिटी ऑफ द बी इज 50 डिग्री अबाव हॉरिजॉन्टल, ऐसा है. तो ये वेलोसिटी बी हो गई 53 डिग्रीज पे अबाव हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड बी की. एंड देन सी विथ 15 मीटर्स पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द साउथ, मतलब ये कुछ इस तरफ आएगा 15 मीटर्स. सो ये है वेलोसिटी ऑफ द सी 15 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ. तो ये ईस्ट, उसका एग्जैक्टली अपोजिट वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और ये नीचे वाला साउथ. तो सही है ये डायग्राम. फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना. तो फॉर्मूला याद होना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द वन, m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द टू, और क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है तो हम 3 होगा, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो चाहो तो x, y और z, i, j और k के अलोंग अलग अलग कैलकुलेशन करो या कलेक्टिव कैलकुलेशन करो. तो कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए हम कलेक्टिव कैलकुलेशन ही करेंगे. जस्ट ध्यान दो कि ये मैं कैसे लिख रहा हूं. m1 इज 5 kg और v1 वेलोसिटी ऑफ द ए इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो 10 k कैप प्लस m2 इज 10 और उसकी वेलोसिटी, b की वेलोसिटी दो है, तो ये हो जाएगा 20 cos 53 along j axis प्लस 20 sin 53 along k axis प्लस c वाला 15 वेलोसिटी है और उसका मास है 15 along i axis डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. सो 10 और 5 15 और 15 30. अब इस चीज को कैलकुलेट करो. i वाले टर्म साथ में, j वाले साथ में, k वाले साथ में, तो i वाला टर्म तो एक ही है. 15 15 are 225 i बाय 30 प्लस j वाला टर्म भी एक ही है 200 cos 53 बाय 30 j प्लस k वाले दो टर्म्स है तो 50k प्लस 20 sin 53k डिवाइडेड बाय 30. अब इनकी वैल्यूज ढूंढ लो, ये तुमको आंसर देंगे. ये कैंसलेशन हो जाएगा. 10 3 30, 7 3 21, 5 3 15, तो ये आएगा 7.5. फिर cos 53 और sin 53 की वैल्यूज, cos 53 की वैल्यू है 0.6 और इसकी वैल्यू है 0.8. तो फर्दर आगे सॉल्व करें तो VCM मिलेगा 7.5 i और 0.6 इंटू 6, तो 120 बाय 30, 120 बाय 30 j, और k के लिए लिखेंगे तो 50, 8 दूनी 16, 160, 16, ये 200 ही आएगा. हाँ, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है, ये 200 है. तो 160, 160 प्लस 50, 210, तो 210 बाय 30k, और ये आंसर आ गया 4j और 7k. तो ये वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की 7.5 i प्लस 4j प्लस 7k. अब हमको एक्सेलरेशन भी ढूंढना है, राइट. एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए
इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से अगर हम वर्कआउट करें ये VCM का था, वैसे ही हम ACM का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, सेम कैलकुलेशंस रहेगी, M1 प्लस M2 प्लस M3। बस यहाँ पर यही है कि तीनों पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो तीनों पे एक्सेलरेशन तो सेम ही एक्ट होने वाला है, A1 A2 A3 विल बी इक्वल टू 9.8, और चाहे तो सिंप्लिसिटी के लिए 10 भी ले लो। लेट्स से कैलकुलेशन को अभी थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए मैं 10 ले लेता हूं, तो M1 5 राइट इंटू 10, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको भी सब पे एक ही डायरेक्शन है जो कि नीचे की डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा है, राइट। तो इट विल बी ऑल इन द के डायरेक्शन, माइनस के डायरेक्शन हम लेंगे, के डायरेक्शन हमने ऊपर ली हुई है ना, तो माइनस के डायरेक्शन लेंगे, तो 5 इंटू माइनस 10 के प्लस M2 की वैल्यू 10 इंटू माइनस 10 के, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव नीचे की तरफ माइनस के आएगा, और प्लस थर्ड पार्टिकल का मास 15 इंटू माइनस 10 के, और तीनों का सम आता था 30 kg। सॉल्विंग इट फर्दर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा -50 -100 -150, तो -50 -100 हो जाएगा -150 -150 -150 -300 के अपॉन 30, तो ये आएगा -10 के, -10 के। सो एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास भी यही आएगा -10 के कैप। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे भी सेम एक्सेलरेशन है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास पे भी सेम ही एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक चीज दिमाग में रख सकते हो, 10 लेके कैलकुलेट करो, 9.8 लेके कैलकुलेट करोगे, आंसर सेम टू सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रोटेशनल मोशन। यहां तक जो भी था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंड भी होनी चाहिए कि या तो हम इसी के अलग अलग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं या तो दो अलग अलग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मतलब कि या तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब चीजें हम ढूंढ रहे हैं, और उन चीजों का एप्लीकेशन रोटेशनल मोशन में है। तो नेक्स्ट क्लास में विल सी अबाउट द रोटेशनल मोशन। टिल देन बाय बाय।